एपिसोड की शुरुआत होती है एक पास्ट के साथ, जहां हम इवाकाकुरे विलेज के चीफ को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे थे। विलेज चीफ को ढेर सारे तीर लगते हैं, एक तलवार उसके सिर के आर पार हो जाती है और उसके शरीर से खून की नदियां बह रही थी। इसके बावजूद विलेज चीफ स्माइल कर रहा था और दूर से छोटा गाबीमारू उन्हें देख रहा था। गाबीमारू बताता है कि विलेज चीफ एक इमॉर्टल थे क्योंकि उन्होंने किसी अनजान आइलैंड की एक दवाई ली थी। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि गाबीमारू और सागिरी दोनों उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। सागिरी के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ पर विश्वास नहीं है और ऐसा कोई एलिक्सिर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन गाबीमारू ने अपने विलेज चीफ को देखा है, इसीलिए वो सागिरी से कहता है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो इस आइलैंड पर है या कहीं और। उसके बाद दोनों आइलैंड के थोड़ा और अंदर जाते हैं। वो आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आइलैंड को देखकर किसी को भी लग सकता था कि वो पैराडाइज में आया है। सागिरी को भी आइलैंड अच्छा लगता है, लेकिन गाबीमारू को उस आइलैंड का होना थोड़ा सा अजीब और अननेचुरल लगता है और गाबीमारू को ये आइलैंड किसी हेल से कम नहीं लग रहा था। आगे जाकर गाबीमारू अपनी हाथ में बंधी रस्सी को खोल देता है, जो देखकर सागिरी उसे टोकती है और कहती है कि तुम अपने हाथ नहीं खोल सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जो सुन गाबीमारू कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस खतरनाक आइलैंड पर उस एलिक्सिर को अपने बंधे हुए हाथों से खोज पाऊंगा? तो सागिरी कहती है वो सब मुझे नहीं पता, शोगुन ने कुछ रूल्स बनाए हैं और तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना होगा, इसीलिए तुम्हें अपने हाथों को बांधना होगा। जिस पर गाबीमारू कुछ दलील देते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का ही फूड सप्लाई है और एलिक्सिर की पहचान करने के लिए केवल ये तस्वीर, ऊपर से अगर मेरे हाथ बंधे होंगे तो एलिक्सिर को खोजना मुश्किल हो जाएगा। गाबीमारू की बातों को अनसुना करते हुए सागिरी उसके गर्दन पर तलवार रख देती है और उसे बस 2 ही ऑप्शन देती है कि या तो तुम अपने हाथ बांधो या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। गाबीमारू मरना तो चाहता नहीं था, इसीलिए वो हार मानकर अपने हाथ बांधने के लिए तैयार हो जाता है। सागिरी जब उसके हाथों को बांध रही होती है तब उसी वक्त गाबीमारू को आकर एक बड़ा सा आयरन बॉल लगता है और गाबीमारू दूर जाकर गिर जाता है। ये बॉल उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक ने गाबीमारू को मारी थी। उस क्रिमिनल के साथ उसका मॉनिटर भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गाबीमारू को वो बॉल बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन उसके बावजूद गाबीमारू को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो आराम से खड़ा होता है और उस क्रिमिनल की ओर पॉइंट करते हुए सागिरी से कहता है कि वो देखो वो क्या है। तो सागिरी उसे बताती है कि वो भी तुम में से एक क्रिमिनल है और उसे अपने हथियारों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। उसने बहुत सारे वॉरियर्स को हराकर उनके वेपन्स अपने पास रख लिए हैं। ये सुनकर गाबीमारू कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि उसने अपने हाथों को खुला रखा है। और ये सुनकर सागिरी हैरान होती है और उस क्रिमिनल के मॉनिटर से पूछती है कि तुमने इसके हाथ क्यों नहीं बांध रखे। इस पर वो मॉनिटर कहता है कि ये सब बातें इस आइलैंड पर मायने नहीं रखती, सारे रूल्स तो उसी वक्त खत्म हो गए थे जब हमने इस खतरनाक आइलैंड पर कदम रखे थे। जिस पर गाबीमारू भी अग्री करता है और सागिरी से कहता है कि देखो देखो वो बंदा भी तुमसे ज़्यादा समझदार है। वो मॉनिटर सागिरी से आगे कहता है कि तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तो तुम हम में से सबसे कम रैंक पर हो। और वो बंदा सागिरी का रैंक भी बताने वाला था कि सागिरी बीच में उसे टोक देती है। फिर वो बड़ा सा क्रिमिनल गाबीमारू पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि गाबीमारू ने उस क्रिमिनल को पूरी तरह से इग्नोर किया था। गाबीमारू को उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो अपने सारे वेपन्स निकालता है और गाबीमारू से कहता है कि अब मैं ये सारे वेपन्स एक एक करके तुम पर टेस्ट करूंगा। सागिरी और वो मॉनिटर उन दोनों को पूरी आज़ादी दे देते हैं कि हम बस देखेंगे, तुम दोनों एक दूसरे को जान से मार सकते हो। लेकिन गाबीमारू मारधार के खिलाफ था, तो वो उस क्रिमिनल को समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम यहाँ पर लड़ते रहेंगे तो दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस क्रिमिनल को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस गाबीमारू को मारना चाहता था। गाबीमारू अपनी वाइफ की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। गाबीमारू उसके साथ लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन सागिरी उसे रोकते हुए कहती है कि पहले तुम अपने हाथ बांधो। अब बेचारा गाबीमारू अपने हाथ बांधने लगता है, लेकिन वो क्रिमिनल वो रुकता नहीं और लगातार उस पर कई सारे अटैक करता है। गाबीमारू को उन अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने हाथों को बांधने के बाद उसको एक जोड़ की लात मारता है, जिससे वो क्रिमिनल दूर जाकर गिरता है और साथ में उसके सारे हथियार भी नीचे गाबीमारू के ऊपर गिरने लगते हैं।
गाबीमारू उन सबसे बड़े आराम से बच जाता है। वो क्रिमिनल उठकर कहता है कि हमने तो अभी अभी बस शुरू ही किया है गाबीमारू। लेकिन अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि वो बंदा मरा पड़ा था और उसके सारे वेपन्स उसके अंदर ही घुसे हुए थे और गाबीमारू ने ये सब उसके बंधे हुए हाथों से ही किया था। उसके बाद वो मॉनिटर उस क्रिमिनल का सिर काट कर अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और वो गाबीमारू को बताता है कि ना तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ना ही दोस्त, हमारा काम तुम पर बस नज़र रखना है और अगर किसी कारण से तुम्हारी मौत हो जाती है तो हमें बस तुम्हारे सिर को लेना है और वापस चले जाना है। जब वो जा रहा था तब सागिरी उसे सावधान करती है कि इस आइलैंड पर बहुत से खतरे हैं, इसीलिए संभल कर जाना। जो सुन वो बंदा कहता है, मेरी चिंता छोड़कर तुम अपनी चिंता करो, मैं तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम इसी जगह पर रहने वाली हो और तुम्हारे साथ एक क्रिमिनल है और उसके अलावा भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको तुम ठीक से जानती तक नहीं। वो आगे बताता है कि हमने जिस वक्त से इस जगह पर कदम रखा उस वक्त से ये क्रिमिनल्स अपनी अपनी चाल चलने लगे थे। कुछ अपना कंपटीशन कम करने के लिए एक दूसरे को मारने लगे तो कुछ ने टीम बना लिया और कुछ टीम बनने का नाटक करने लगे। उन्हें रूल्स की कोई परवाह नहीं है, वो सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिस पर सागरी कहती है कि लेकिन हमें तो रूल्स को फॉलो करना होगा ना। ये सुन के वो मॉनिटर कहता है कि इसी वजह से तो तुम्हारा रैंक इतना कम है। माना कि रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करनी होगी और इस वक्त हमारी प्रायोरिटी रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि उस एलिक्सिर को पाना है। बस तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सभी रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गाबीमारू की तरह किसी को भी रूल्स की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं इसी वक्त गाबीमारू को मार देता हूँ। उसकी बातों से गाबीमारू घबराता नहीं बल्कि उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बीवी के पास वापस जाना है, इसीलिए अब अगर तुम्हारा बोल कर हो गया हो तो हमें जाने दो, वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। इतना कहकर गाबीमारू जाने लगता है तो वो मॉनिटर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का अनुमान लगाने दो। बस कुछ ही पलों में सिचुएशंस बदलने वाली है, क्योंकि बस कुछ ही घंटों में एक दूसरे को मारने के बाद तुम लोगों की संख्या आधी रह जाएगी और बस उससे कुछ घंटों बाद ही आधी और कम हो जाएगी और दिन के खत्म होते होते तुम में से बस एक ही जिंदा रह पाएगा। और वैसे भी शोगुन के पास क्रिमिनल्स की कमी नहीं है। तुम्हें यहाँ भेजने के बाद वो एक और टुकड़ी को यहाँ भेजने के लिए तैयार कर रहा है। उसके बाद वो सागिरी से कहता है कि तुम सावधान रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सागिरी को भी सही लग रही थी क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से गाबीमारू के साथ थी, लेकिन इसके बाद भी वो गाबीमारू को ठीक से नहीं समझ पाई है कि आखिर वो कैसा इंसान है। फिर वो गाबीमारू को चलने के लिए कहती है, लेकिन गाबीमारू कुछ जवाब नहीं देता और वो एक झटके के साथ सागिरी की तरफ तलवार लेकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सागिरी उसे ब्लॉक कर लेती है। उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद सागिरी उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो गाबीमारू जवाब देता है कि एक और नई टुकड़ी इस आइलैंड पर आने वाली है उस एलिक्सिर को खोजने के लिए, इसीलिए मुझे उनके यहाँ आने से पहले ही एलिक्सिर को खोजना होगा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारने वाला हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे काम में रुकावट डाल रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। दोनों लड़ तो रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को चाहकर भी मार नहीं पा रहे थे। गाबीमारू खुद से पूछ रहा था कि वो सागिरी को मार क्यों नहीं पा रहा है। फिर उसे अपनी पत्नी की बातें याद आती है, जहां गाबीमारू तो खुद को हॉलो कह रहा था लेकिन उसकी बीवी को उस पर यकीन था कि उसके अंदर भी इमोशंस हैं। गाबीमारू की वाइफ ने उसे कहा था कि इमोशंस कमजोरी नहीं बल्कि इंसान को एक अलग स्ट्रेंथ देती है, लेकिन प्रेजेंट में गाबीमारू उसी इमोशंस की वजह से सागिरी को नहीं मार पा रहा था। लेकिन फिर से उसे अपनी चीफ की बातें याद आती हैं कि इमोशंस इंसान को कमजोर बनाती है और अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इसके बाद गाबीमारू एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है और एक ही झटके में गाबीमारू सागिरी की तलवार तोड़ देता है, लेकिन सागिरी अपनी तलवार की म्यान से खुद को बचा लेती है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गाबीमारू ने सागिरी को हरा दिया था और उसे वो मारने वाला था। गाबीमारू के ऊपर उसका चीफ पूरी तरह से हावी था, लेकिन इसके बावजूद वो सागिरी को नहीं मार पाता। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे खुद उसकी बीवी रोक रही हो और उसे देखकर सागिरी को भी समझ आ जाता है कि गाबीमारू एक हॉलो नहीं है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। बचपन से ही वो बस गलत जगह पर था, इस वजह से वो अपने इमोशंस को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंत में वो एक इंसान है, इसीलिए उसके अंदर के इमोशंस भी बाहर आ गए। और गाबीमारू को देखकर सागिरी भी अपने इमोशंस को समझ पा रही थी क्योंकि सागिरी भी गाबीमारू के ही जैसी थी।
खुद को इतना कमज़ोर देखकर गाबीमारू रोने लगता है कि अगर वो ऐसा ही रहा तो वो अपनी बीवी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसकी तलवार को म्यान में रखते हुए सागिरी भी सेम बात कहती है कि इमोशंस कमज़ोरी नहीं है, वो तुम्हें एक अलग ताकत देती है। और गाबीमारू को फिर से अपनी बीवी की बात याद आती है और वो शांत हो जाता है और लास्ट में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम लास्ट का एक सीन देखते हैं जहां एक अजीब सा कीड़ा एक क्रिमिनल को काट लेता है एंड वो क्रिमिनल जब उस कीड़े को देखता है तो वो तुरंत ही अपने हाथ को काट लेता है। उस कीड़े का चेहरा इंसानों की तरह था और उस क्रिमिनल के कटे हुए हाथ पर तुरंत ही फूल उगाते हैं। उसके बाद वहाँ उन दोनों के पास और भी बहुत से अजीब अजीब क्रिएचर्स आने लगते हैं और लास्ट में उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। सेम कंडीशन गाबीमारू और सागिरी की भी थी, उनके सामने भी एक अजीब सा क्रिएचर आ गया था। गाबीमारू सागिरी को पीछे रुकने के लिए कहकर उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।